जो ये प्रकरण आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहा है, उस पे एपीसीआर की टीम ने उन्नाव जिले का दौरा किया, कानपुर के दौरा किया, वहां पर जो विक्टिम फैमिलीज थी उनसे बात करी, और उसके अलावा हम बरेली भी गए। इन सारे शहरों में जो ये बात समझ में आती है कि जो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 दिन पहले तक का ये डेटा कह रहा है कि 22 एफआईआर्स हुई हैं, जिनमें 1324 लोगों के नाम हैं, लेकिन जब हम एफआईआर्स को देखते हैं तो ये अंदाजा लगता है कि तकरीबन 2000 लोगों के नाम हैं। जैसा कि मलिक साहब ने कहा कि कोई भी एफआईआर आई लव मोहम्मद के नाम से नहीं हो रही, क्योंकि उसकी कोई न धारा है न कोई सेक्शंस हैं। तो कहीं पर रिलीजियस एनिमिटी के नाम पर, 2 धर्मों के बीच में झगड़े के नाम पर, या ज्यादातर जगह अनलॉफुल असेंबली के नाम पर एफआईआर्स हो रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो पूरा ड्यू प्रोसेस है कहीं भी फॉलो नहीं किया जा रहा। बार बार ये कहा जा रहा है कि बरेली में मुसलमानों ने हंगामा किया, या मीडिया की ये हेडलाइन बताती है कि कई जगह की दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया। तो दंगा किसके बीच में होता है? दंगा 2 कम्युनिटीज के बीच में होता है। क्या बरेली में कोई 2 कम्युनिटी थी? फिर ये कहा गया कि अराजकता फैलाई। तो क्या मुसलमानों की उस भीड़ ने, जो ये भीड़ कही जा रही है, क्या किसी सेक्शन को वायलेट किया? क्या वहां पर सेक्शन 144 लगा था जिसपे आप अनलॉफुल असेंबली के चार्जेस लगाते हैं? जहां जहां एफआईआर हुई, चाहे वो उन्नाव का शुक्लागंज हो, चाहे वो कानपुर का रावतपुर हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे गोधरा हो, चाहे अहमदनगर महाराष्ट्र का हो, चाहे काशीपुर उत्तराखंड का हो, कहीं पर भी सेक्शन 144 वायलेट नहीं हुई। सेक्शन 144 बाद में लगाई गई है, पुलिस का लाठीचार्ज पहले हुआ है। तो जब एक पब्लिक ज्ञापन देने जा रही है और आप उसको लाठी चला रहे हैं, फिर उसके बाद आप बुलडोजर चला रहे हैं, और बुलडोजर चलाने में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका कहीं से कोई फॉलो नहीं हुआ। फिर मजाक की बात यह है कि 32 दुकानें बरेली में मुसलमानों की एक जगह है जो वक्फ की प्रॉपर्टी है। उस 32 दुकानों में वक्फ का नगर निगम से कोर्ट में केस चल रहा है, जो सब जुडिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अचानक नगर निगम वाले पुलिस लेके पहुंचते हैं इस हंगामे के बीच में, जब मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा था। लगभग 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें माइनॉरिटीज की संख्या, माइनर्स की संख्या अच्छी खासी है। तो जब बच्चों को, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, उसी बीच नगर निगम पुलिस के साथ पहुंचता है और उन 32 दुकानों को जो सब जुडिस है उनको सील कर देता है। लोगों के सामान, उनका स्टॉक, उनकी दुकानों का सामान उनकी दुकानों में फंसा हुआ है। इसी तरीके से काशीपुर में बुलडोजर चलाया गया, जिसमें भी किसी भी हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया गया। कि एक रिलीजियस स्लोगन को किस तरीके से क्रिमिनलाइज करके यूपी पुलिस को ड्यूटी लगाई गई है, वो कभी मेरठ में, कभी मवाना में, कभी उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों में, और वही काम उत्तराखंड में कि किसी के घर में आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगा है या किसी की गाड़ी में लगा है तो उनका चालान 151 में बुक किया जा रहा है। तो ये अपने आप में सोचने की बात है कि कितना मिसयूज ऑफ पावर है। और जो दूसरी बात कि जिस तरह से लोगों के जुलूस निकाले जा रहे हैं, पहले उनके ऊपर जो सेक्शन आपने लगाया है वो अनलॉफुल असेंबली का, यानी कि उनसे किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी में थे, किसी मर्डर में थे, 302 में थे, 307 में थे। उनको उसके बावजूद उनको 3rd डिग्री टार्चर किया जा रहा है। गोधरा में रस्सी बांध के जुलूस निकाला गया, काशीपुर में यही किया गया, और फिर यही दूसरे शहरों में किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। तो ये पूरा प्रोसेस इतने कम समय में नहीं हो सकता। और जब नतीजे इसके आए तो हम लोग लगातार, जब ये प्रोसेस चल रहा था तो पटना में भी हमने पब्लिक ट्रिब्यूनल किया था, वहाँ सर्वे भी किए गए थे, और लगातार ये बात सामने आई कि मैक्सिमम जगह पर कोई भी बीएलओ किसी के पास पहुंचा नहीं, और ज्यादातर जगह बीएलओज ने खुद फॉर्म भरे। उसके बाद 2% से कम लोगों को रसीदें दी गई, यानी कि 2 फॉर्म्स भरे गए थे। जो दूसरा वाला फॉर्म था वो साइन होकर रसीद के तौर पर मिलना था, रिसिप्ट मिलनी थी। 2% से भी कम लोगों को रसीदें मिली। तो इस पूरी एक्सरसाइज में इतना ज्यादा प्रेशर गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर था कि उसको किसी भी हाल में पूरा करके देना है। तो सैकड़ों की तादाद में हम लोगों के पास में टेस्टिमनीज हैं जिसमें लोगों ने ये बात कही थी कि इस पूरी एक्सरसाइज में हम फॉर्म भरने आए, छुट्टी लेकर आए तो पता चला हमारा फॉर्म भरा जा चुका
जब हमने रसीद की बात करी कि तो कोई रिसिप्ट की बात करी तो कोई रिसिप्ट हमको नहीं दी गई। अब जब नतीजे आए हैं तो वो नतीजे भी इसी बात को दर्शा रहे हैं कि कोई भी सीरियसनेस इस पूरे प्रोसेस में नहीं देखी गई। ये बार बार कहा जा रहा है कि 67 लाख लोग जो है वो एक्सक्लूड हुए हैं, 27 लाख इंक्लूड हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 40 प्लस के आसपास जो है 47 लाख के आसपास एक्सक्लूड हुए हैं। लेकिन असल बात यह है कि जिस तादाद के बारे में ये बात करी जा रही है उन लोगों के पेपर या फॉर्म अभी जमा ही नहीं हुए हैं। अभी जिन लोगों ने फॉर्म जमा किए हैं उनकी स्क्रूटनी नहीं हुई है। तो इस पूरे प्रोसेस में इतनी ज्यादा लैप्सेस हैं जिसके बारे में, और जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। यानी कि एक एक मकान से 500 से ज्यादा वोटर निकले। फिर एवरेज ये कहा जा रहा है कि 24 लाख हाउस होल्ड में 10 से ज्यादा वोटर हैं, जो कि जो नेशनल दूसरी स्कीम्स के जरिए जो डेटा आता है उस डेटा में ये पूरी बातचीत नहीं है। और जो हमारे नजदीक सबसे चिंताजनक विषय है वो चिंताजनक विषय ये है कि इस पूरी एक्सरसाइज में माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। 16.9% बिहार में मुसलमानों की पॉपुलेशन है और उस पूरी पॉपुलेशन में दो रिपोर्ट हैं। एक रिपोर्ट जो बीबीसी की है और जो ग्राउंड के दूसरे एक्टिविस्ट हैं उनके मुताबिक ये तादाद जिसमें मुसलमानों का एक्सक्लूजन हुआ है वो 29% की है। लेकिन रीसेंट जो अभी डेटा 2 दिन पहले का आया है जिसके बेसिस पर इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट करी है कि 33% डिलीशन मुस्लिम इलाकों से हुए हैं। तो जो सबसे बड़ा हमारा फियर था कि ये बेसिकली एसआईआर नहीं है, ये एसआईआर के नाम पर पॉलिटिकल डेमोग्राफी को चेंज करने का एक पूरा प्रोसेस है और उसमें जानबूझकर जो मुस्लिम कंसंट्रेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं असेंबली की, पार्लियामेंट की, या जो मुस्लिम कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें इस पूरी एक्सरसाइज में डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। अब जब जो आधे अधूरे नतीजे आए हैं, आधे अधूरे नतीजे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो लिस्ट जारी करी गई है वो डिटेल्ड लिस्ट नहीं है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस पूरी एक्सरसाइज में कहीं भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लगातार चुनाव आयोग से राजनीतिक पार्टियां और तमाम लोग जो कोर्ट को भी गए, जिसमें से हम लोग भी हैं जो कोर्ट को गए थे एपीसीआर की तरफ से, तमाम लोग जो पॉलिटिकल पार्टियां और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कोर्ट को गए थे। वो लगातार इलेक्शन कमीशन से ट्रांसपेरेंट डेटा की मांग कर रहे थे, आज तक वो डेटा दिया नहीं गया। तो अभी इस बात को कहना मुमकिन ही नहीं है कि कितने लोग इस पूरी एक्सरसाइज से बाहर होंगे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं उन डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू आने वाले दिनों में होगा। दूसरा जो मैंने आपसे बात कही कि मुसलमानों को जानबूझकर इस पूरे प्रोसेस में बेदखल किया गया है। जिस तरह से उनकी आबादी 16.9% है और लगभग 33% 33% के आसपास मुसलमानों के इलाकों से डिलीशन हुए हैं, तो जो जनरल डिलीशंस हुए हैं, जो नाम हटाए गए हैं, उस अभी तक उसमें मुसलमानों की तादाद दोगुनी है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रोसेस है कि जो डेटा स्टैटिक्स है उसके नतीजे में ये कहा गया कि 1 करोड़, पहले ये कहा गया कि 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ 30 लाख लोग जो है वो 2 एड्रेसेस का इस्तेमाल कर रहे थे या वो माइग्रेट कर गए। फिर ये कहा गया तकरीबन 40 लाख लोगों के आसपास डेथ हो गई। तो 2024 के जो चुनाव हुए लोकसभा के, उस पीरियड से इस पीरियड के बीच में इतनी कैसे डेथ्स हो सकती हैं। तो एक लंबी सवालों की लिस्ट है। और आपको भी ये पता है कि तमाम वो लोग अलग अलग जगह सामने आए हैं, न्यूज चैनल्स में आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आए हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं लेकिन हमको उस पूरी लिस्ट में मार दिया गया है। तो अब चुनावों की भी घोषणा हो गई है, कल इस पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है, तो उस पर डिटेल बातचीत होगी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं लिया गया जिससे इस पूरे प्रोसेस का समर्थन किया जा सके। तो इस पूरी लिस्ट को, और या जो पुरानी लिस्ट थी जिसमें जिस तरह से लगातार ये सामने आया कि फेक एड्रेसेस
डाल के वोटर्स को बढ़ाया गया है अलग अलग। तो इससे पूरा जो चीजें सामने आ रही हैं, उससे जो पूरा चुनाव आयोग है उसकी विश्वसनीयता पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। और अब जब चुनाव आ रहा है तो कल कोर्ट में ये बात साफ होगी और तमाम वो लोग भी वहां पर पहुंचेंगे जो लोग मौजूद हैं और जिनके नाम गायब कर दिए गए। तो ये जो सवाल हम लोग शुरू से कर रहे थे, और जब ये फाइनल इसके जो भी छोटे मोटे डेटाज हमारे सामने आ रहे हैं कि ये एसआईआर में सेलेक्टिवली कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव आयोग किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिटिकल डेमोग्राफी का बदलाव कर रहा है, और जिस तरह से मुस्लिम इलाकों में वोट की हटाए गए हैं उससे ये आरोप साबित होता है। और मुझे लगता है कि इस पर चुनाव आयोग को इस लिस्ट पर पुनर्विचार करना चाहिए, और जब तक कोई कंक्रीट लिस्ट और ट्रांसपेरेंट लिस्ट पब्लिक के सामने नहीं आ जाए उसको इस चुनाव में इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए।